22% IAS अधिकारी। उसके बाद में भारत में 750 जिला है, उसमें से 94 जिलों के कलेक्टर सिर्फ SC ST OBC माइनॉरिटी के, 557 जिलों के कलेक्टर एक जातीय 3.5% लोगों के। कार्यपालिका इनके नियंत्रण में। संविधान कहता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। है क्या हिस्सेदारी? साला एक जाति का नियंत्रण इस व्यवस्था के ऊपर हो चुका है, इस वजह से समस्या पैदा हो रही है। न्यायपालिका 98% जज सुप्रीम कोर्ट के सारे इन्हीं लोगों के। सुप्रीम कोर्ट में 36 जज होते हैं, 33 इनके, हाई कोर्ट में 600 होते हैं, उनमें से 582 जज इनके हैं, 18 सिर्फ SC OBC माइनॉरिटी के, और भारत के इतिहास में आदिवासी का अभी तक हाई कोर्ट का जज नहीं बना। मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन्हीं का, सारे टीवी चैनल इन्हीं के, प्रिंट मीडिया सारे पेपर इनके, ट्रेडिशनल मीडिया में जितने भी महाराज है, आप महाराज कहते हो, ये महाराज नहीं है, ये RSS विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पूर्णकालीन प्रचारक है, और छेला गांव में हमारे मूल निवासी बहुजन समाज का सॉफ्टवेयर बिगाड़ने का काम करते हैं। मैं आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूं, डॉक्टर जन्म से पैदा होता है या उसको बनाया जाता है? इंजीनियर जन्म से पैदा होता है या उसको बनाया जाता है? तो बेवकूफ भी जन्म से पैदा होता है क्या, या उसको बनाया जाता है? जिनको महाराज कहते हो छेला गांव में बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, उनके 2 हथियार है, 5000 साल से चलाते आ रहे। पहला हथियार विभाजन, दूसरा अज्ञानता। विभाजन की वजह से हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे, और अज्ञानता की वजह से उनका षड्यंत्र समझ में नहीं आ रहा है। जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है, उस बातों को आप लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। साथियों, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। कार्यक्रम चलेगा, कार्यक्रम बंद नहीं होने वाला, कार्यक्रम चलेगा 10 बजे तक चलेगा। 10 बजे को 1 मिनट कम होगा, कार्यक्रम खत्म होगा। साथियों, जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है, आर्टिकल 340 में जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी आंबेडकर ने OBC के लिए जब प्रावधान किया, तो बाबा साहब आंबेडकर ने जैसे ही प्रावधान किया, लेकिन उन्होंने साथियों OBC के लिए आयोग गठित नहीं किया। इसलिए बाबा साहब आंबेडकर ने 1951 में इस्तीफा दिया। जैसे ही बाबा साहब आंबेडकर ने 1951 में इस्तीफा दिया, नेहरू को लगा ये लड़ झगड़ने वाला व्यक्ति जरूर ये व्यक्ति OBC को जगाएगा, इसलिए 1953 में OBC के लिए आयोग गठित किया। अभी OBC का आयोग था तो निश्चित रूप से, अगर OBC का आयोग था तो निश्चित रूप से OBC का व्यक्ति चेयरमैन होना चाहिए था, लेकिन OBC के व्यक्ति को चेयरमैन नहीं बनाया, अपर कास्ट के व्यक्ति को चेयरमैन बनाया। उसका नाम है काका साहब कालेलकर। उसको चेयरमैन बनाया OBC का। उसने देश भर घूमा, देश भर घूम के OBC की 2298 जाति ढूंढकर लाई। जैसे ही OBC की 2298 जाति ढूंढकर लाई, वैसे ही नेहरू ने कालेलकर को इतना झापा कि कालेलकर को उन्होंने कहा कि पहले से ही हम लोग SC ST को 22.5% दे रहे हैं, अभी आपने OBC को 2298 जाति ढूंढकर लाई, अगर मान लीजिए OBC को भी अगर रिजर्वेशन देते हैं तो हमारे लिए क्या बचेगा? नेहरू कह रहा है। साथियों, नेहरू ने कहा कि हमने जो आजादी का आंदोलन चलाया, ये OBC के लिए रेवड़ियां बांटने के लिए चलाया क्या? ये बात नेहरू ने कही, और नेहरू ने कालेलकर को कहा कि इस आयोग के विरोध में तू खुद ही लेटर लिख कर दे। कालेलकर ने 32 पेज का लेटर आयोग के विरोध में लिखा। कालेलकर ने 32 पेज का लेटर आयोग के विरोध में लिखा। साथियों, वो लेटर जब नेहरू ने सदन में पढ़ा कि आयोग का चेयरमैन ही आयोग को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो इस आयोग के ऊपर चर्चा करने का क्या मतलब है? नेहरू ने OBC को हक अधिकार मिलने वाला आयोग
कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। जैसे ही कचरे के डिब्बे में फेंका, कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, ओबीसी को हक अधिकार मिलना चाहिए था। जो बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ओबीसी को 52% जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए संविधान के आधार पर। लेकिन नेहरू ने आयोग कचरे के डब्बे में फेंक दिया। 55 में आयोग का रिपोर्ट आया था, SC ST OBC माइनॉरिटी का मसीहा, इस बहुजन समाज का लड़ झगड़ने वाला मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1956 में हम लोगों के बीच में चले गए। भारत में पोस्ट अम्बेडकराइट मूवमेंट शुरू हुआ। 77 में इमरजेंसी लागू हुई इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। तब ओबीसी के नेता मोरारजी देसाई के पास गए और मोरारजी देसाई को कहे कि आप कालेलकर आयोग लागू करो। मोरारजी देसाई ने कहा, अगर आप ओबीसी के लोग, अगर आप मुझे समर्थन देते हैं तो मैं जरूर कालेलकर आयोग लागू करूंगा। ये बात मोरारजी देसाई ने कही। भारत के ओबीसी लोगों ने मोरारजी देसाई को समर्थन दिया। मोरारजी देसाई चुनकर आया, भारत का प्रधानमंत्री बना। और जब ओबीसी के लोग मोरारजी देसाई के पास में गए, तब मोरारजी देसाई को उन लोगों ने कहा कि आपने कहा था कि आप चुनकर आने के बाद, आपकी सरकार बनने के बाद आप ओबीसी के लिए आयोग लागू करोगे, आपने कहा था। मोरारजी देसाई ने कहा, मोरारजी देसाई ये भी अपर कास्ट था, मोरारजी देसाई ये भी मनुवादी था। और मोरारजी देसाई ने कहा, क्या कहा कि कालेलकर आयोग पुराना हो चुका है, अभी नया आयोग गठित करना होगा। डबल बदमाश था। और साथियों, इस देश में मंडल की चर्चा शुरू हुई। मनुवादी लोगों ने इसी गुजरात में ओबीसी के कान में बताया, तुम्हारी नौकरियां SC ST के लोग चुरा रहे हैं। यही गुजरात है। ओबीसी के कान में मनुवादी, ब्राह्मणवादी, छठाकभर लोगों ने बताया कि तुम्हारी नौकरियां SC ST के लोग चुरा रहे हैं। इस गुजरात में दंगा शुरू हुआ, ओबीसी वर्सेस SC ST। ऐसा दंगा शुरू हुआ। ये दंगा चल ही रहा था तो मंडल का रिपोर्ट पब्लिश हुआ। जब मंडल का रिपोर्ट पब्लिश हुआ तो मंडल ने बताया आंकड़ेवारी, SC भारत में 15% है, लेकिन SC का अभी तक कोटा पूरा नहीं हुआ। भारत में आदिवासी 7.5% है, इनका भी कोटा पूरा नहीं हुआ। भारत में ओबीसी 52% है, इनका भी कोटा पूरा नहीं हुआ। भारत में मुसलमान 10.5% है, इनका भी कोटा पूरा नहीं हुआ। ये बात जब ओबीसी को बताई कि ओबीसी की नौकरियां ये SC ST के लोगों ने नहीं चुराई, तो ओबीसी की नौकरियां ये मनवादी, ब्राह्मणवादी लोगों ने चुराई। ये आंकड़ेवारी मंडल आयोग ने प्रकाशित की। जब ये आंकड़ेवारी मंडल आयोग ने प्रकाशित की तो फिर मनुवादी लोगों ने प्लान बनाया, क्योंकि ओबीसी का आंदोलन जो SC ST के विरोध में था, वो आंदोलन ओबीसी का मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोगों के विरोध में वो आंदोलन चला गया। सारे भारत के मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग हरिद्वार में इकट्ठा हुए और उन्होंने प्लान बनाया कि ओबीसी आज उनका ऑक्सीजन है। ये जो तालाब है ना, तालाब में जो पानी है ना, वो ओबीसी है, और मछली जो है ना, वो छठाकभर लोग हैं। हम 3.5% जो लोगों से लड़ना ही नहीं चाहते। क्यों लड़ेंगे भाई, उनकी संख्या 3.5%। हम सिर्फ पानी को बाहर ला रहे, हम पानी को बाहर ला रहे। एक बार पानी बाहर आ जाए तो मछली को मारने की जरूरत। ऐसे एक सभा में मैं बता रहा था, जैसे ही बता रहा था तो एक आदमी खड़ा हुआ, सर पानी के साथ मछली भी आ सकती है। तो मैंने कहा, बात सही कह रहे हैं कि पानी के साथ मछली आ सकते हैं, लेकिन बोला हम गधे लोग नहीं है, DNA की जाली लगाएंगे, ऐसी मछली को आने नहीं देंगे, DNA की जाली लगाएंगे, DNA है, जाली लगाएंगे। तो बोले वो भी महान आदमी था सवाल पूछने वाला, उसने कहा सर जाली पक्की होनी चाहिए, कभी कभी जाली से भी घुस जाते। तो मैंने कहा हमारे लोग ज्यादा सोचते हैं,
तो मैंने कहा चलो आपके लिए एक जाली नहीं 10 जाली लगाते हैं। साथियों, जो बातें आपको बता रहा हूं, सारे लोग हरिद्वार में इकट्ठा हुए, उन्होंने प्लान बनाया कि ये ओबीसी उनको ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, धन मिलता है उनको। अगर आज ओबीसी अगर हमसे चला गया तो क्या होगा? उन्होंने प्लान बनाया और प्लान बनाकर साथियों ओबीसी का आंदोलन डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने इस देश में राम मंदिर का मामला खड़ा किया। उन्होंने राम मंदिर का मामला खड़ा किया। मंडल का आंदोलन एससी एसटी के लोग लड़ रहे थे ओबीसी के लिए, और ओबीसी के लोग राम मंदिर का आंदोलन लड़ रहे थे। खास बात समझा रहा, यह हमारे ओबीसी भाइयों की गलती नहीं है, यह भी ओबीसी भाइयों को पता चल रहा है कि मामला क्या हुआ था। एक ओबीसी का नेता था, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसने दिल्ली में रैली निकाली, रैली में नारा दिया, ओबीसी का नारा है 90 भाग हमारा है, ओबीसी का नारा है 90 भाग हमारा है। पत्रकार रैली में चल रहे थे, तो पत्रकार ने उस व्यक्ति को सवाल पूछा, नारा बहुत अच्छा है, ओबीसी का नारा है 90 भाग हमारा है, लेकिन आपके साथ 90 लोग नहीं है। उस पत्रकार ने, पत्रकार बहुत होशियार होते हैं, उन्होंने कहा कि आपके साथ 90 लोग नहीं है। तो उस ओबीसी के नेता ने कहा मेरे साथ कैसे रहेंगे, वो तो राम जी का मंदिर बांधने के लिए गए हैं, वो तो अयोध्या गए हैं। आज बीजेपी के लोगों को राम मंदिर बांधने के लिए किसने रोका है? किसी ने रोका है? कांग्रेस की सरकार थी तो चिल्ला रहे थे बनाएंगे। अरे आज तुम्हारी सरकार है भाई, चौकीदार क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी सरकार है, बनाओ ना। वो राम मंदिर बनाने वाले नहीं है, क्योंकि राम मंदिर अगर बन गया तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा कैसे लगाएंगे? झगड़ा लगाने के लिए कोई मुद्दा चाहिए। वो राम मंदिर बनाने वाले नहीं है। और भरी सभा में आज मैं ओबीसी के लोगों को बताना चाहता हूं कि चलो मान लीजिए भगवान राम जी का मंदिर अगर अयोध्या में बन भी गया तो क्या घंटा बजाने के लिए ओबीसी को रखने वाले हैं क्या? अगर बन भी गया, अडवाणी जी ने रथ यात्रा चलाई, 65,000 लोग हमारे मर गए एससी एसटी ओबीसी के। इसका जिम्मेदार कौन है? आज मुझे संविधान की वजह से शिक्षा मिली, इस वजह से मैं बोल रहा हूं। मेरे दादा परदादा को तो आप लोगों ने अज्ञानी बनाकर रखा था, इसका जिम्मेदार कौन है? जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में मेरिट डेवलप होने के लिए तथाकथित आजादी को 71 साल लगे। मैं 1 मिनट के लिए सोने के पहले सोचता हूं कि मेरा दादा परदादा ग्रेजुएट होता तो, मेरा दादा परदादा डॉक्टर वकील इंजीनियर होता तो, मेरा दादा परदादा आईआईटी आईएमएम का स्टूडेंट होता तो, मेरे दादा को फॉरेन एजुकेशन मिलता तो आज हमारे समाज की ये परिस्थिति होती क्या? आप लोगों ने धर्म ग्रंथ लिखे और उसमें आपने लिख कर रखा हम लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं होगा। अभी मिर्ची लग रही है, 5000 साल के बाद ये बोलने का अधिकार मिला तो? अरे आप लोगों को मिर्ची ही लगनी चाहिए, आपके विरोध में हम लोग नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि 3.5% ब्राह्मण है, उनको 3.5 मिलना चाहिए, 4 भी नहीं 3.5 मिलना चाहिए। और अवसर हमें भी मिलने वाला है। अगर हमारे भी व्यक्ति ने 3.25 भी दिया तो भी एक्शन करेंगे उसके ऊपर, 3.25 दिया तो भी एक्शन करेंगे, 3.5 ही होना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी अगर आप लोगों ने दी होती तो ये झगड़ा काय का होता भाई? काय का झगड़ा होता? पुलिस लोग अपनी ड्यूटी कर रहे होते, हम लोग हमारे घरों में होते, यहाँ पे सभा भी नहीं होती, ये झगड़ा ही नहीं होता। अगर संविधान का इंप्लीमेंट आप लोगों ने सही तरीके से किया होता तो आप लोगों ने संविधान का इंप्लीमेंट करने के बजाय संविधान जलाया गया। साथियों, 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया ओबीसी के विरोध में। क्या जजमेंट था ओबीसी के लोगों को मालूम नहीं। 4 जजमेंट ओबीसी के विरोध में दिए। 16 नवंबर 1992 में पहला जजमेंट 52% ओबीसी को 52% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, 27 मिलेगा। ये कांग्रेस और बीजेपी है और सरकार कहती है 52 को सिर्फ 27 मिलेगा और 27 लोगों में 52 लोगों को खाना पड़ेगा। 27 का खाना बनेगा
और 52 को खाना पड़ेगा। दूसरा निर्णय, जिनको 27% रिजर्वेशन मिलेगा उनको क्रीमी लेयर लागू होगा। ये क्रीमी लेयर क्या है? जिस ओबीसी की इनकम 6 लाख रुपए होगी उस बच्चे को रिजर्वेशन नहीं होगा, सरकार कह रही है। अरे जिनके पास पैसा होगा वही अपने बच्चे को डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनाएगा ना। जिनके पास पैसा होगा वही अपने बच्चे को आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, आईपीएस बनाएगा ना। जिनके पास पैसा है, जो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बना सकता है, आईआईटी, आईएमएम का स्टूडेंट बना सकता है। सरकार कह रही है जिनके पास पैसे हैं, जो पढ़ा सकते हैं, सरकार ने कहा उनको रिजर्वेशन नहीं होगा। फिर किसको रिजर्वेशन होगा? जिस ओबीसी का बच्चा खेत मजूरी कर रहा है, बेरोजगार है, गांव देहात में चावाक बना हुआ है, सरकार ने कहा उसको रिजर्वेशन होगा। यानी जिस ओबीसी का बच्चा महाविद्यालय में पढ़ रहा है, सरकार ने कहा उसको रिजर्वेशन नहीं होगा। जिस ओबीसी का बच्चा गांव देहात में खेती का काम कर रहा है, जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, सरकार ने कहा उसको रिजर्वेशन होगा। इस वजह से क्या हुआ? 52 को 27 मिला और 27 का सिर्फ 5% इंप्लीमेंट हुआ। तीसरा निर्णय, ओबीसी को रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं होगा। ये तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ओबीसी का लड़का अगर चपरासी करके लगा तो सरकार ने कहा वो बाबू नहीं बनेगा, क्लर्क नहीं बनेगा, चपरासी करके ही रिटायर्ड होगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये तो एससी, एसटी और ओबीसी के बीच में झगड़ा लगाने का कार्यक्रम है भाई। क्योंकि एससी, एसटी को रिजर्वेशन इन प्रमोशन था, आज उनका भी खत्म हो गया। पहले था, ओबीसी को जजमेंट दिया, रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं होगा। मैं ये किस्सा आप लोगों को बताता हूं मध्य प्रदेश बैतूल का। जब मैं जिला परिषद में फील्ड वर्क करने के लिए गया तो ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के लोगों के झगड़े चल रहे थे। मैं बोला क्यों भाई? तो उस ओबीसी के बच्चे ने मुझे कहा, बोले हम ये शेड्यूल कास्ट का लड़का है, वो और मैं दोनों भी एमए के स्टूडेंट है, एक ही वक्त हम लोगों ने फॉर्म भरा, एग्जाम दी, पास हुए, वो भी नौकरी पर लगा, मैं भी लगा, एक ही दिन चपरासी करके हम दोनों नौकरी पर लगे। बैतूल का किस्सा। लेकिन बोले इसको रिजर्वेशन इन प्रमोशन से ये बाबू बन गया और मैं चपरासी हूं। तो बोले बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारे लिए कुछ नहीं लिखा। ये झगड़ा लगाने के लिए ओबीसी का रिजर्वेशन इन प्रमोशन कैंसिल कर दिया था। साथियों, जब मैंने उस व्यक्ति को बताया क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको मालूम है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन ओबीसी को नहीं होगा, तब उसकी आंखें खुली। साथियों, चौथा जजमेंट ओबीसी का सुप्रीम कोर्ट के विरोध में दिया। चौथा जजमेंट क्या था? मंडल आयोग ने 3743 जाति ओबीसी की ढूंढकर लाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1998 जाति को ओबीसी माना जाएगा, 1745 जाति को ओबीसी माना नहीं जाएगा। जो 1745 जाति जिनको ओबीसी मानने से ये सरकार नकारती है, वही 1745 जाति है। गुजरात का पटेल, गुर्जर, पाटीदार, महाराष्ट्र का मराठा, बिहार का मल्ला, हरियाणा का जाट, ये 1745 जातियों में से वही जाति है जो अभी रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको नकारा। मंडल आयोग में पटेल ओबीसी में है, मंडल आयोग में पाटीदार ओबीसी में है, मंडल आयोग में मराठा ओबीसी में है, मंडल आयोग में जाट ओबीसी में है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने नकारा भाई 1745 जातियां ओबीसी की। और ये षड्यंत्र, ये क्रिमिनल का षड्यंत्र, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का षड्यंत्र ओबीसी लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए ये 16 नवंबर 1992 यानी 16 नवंबर 1992 का जजमेंट ये पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए 6 दिसंबर यानी 20 दिन के बाद बाबरी मस्जिद गिराई। 20 दिन के बाद। साथियों, समस्या उन लोगों ने निर्माण की। गुलाम भारत में जो समस्या नहीं थी, आजाद भारत में वो समस्या उन्होंने निर्माण की। गुलाम भारत में आतंकवाद नहीं था, आजाद भारत में आतंकवाद निर्माण हुआ। गुलाम भारत में अंग्रेजों का राज था, भारत गुलाम था, नक्सलवाद नहीं था, आजाद भारत में निर्माण हुआ। गुलाम भारत में उग्रवाद नहीं था, आजाद भारत में निर्माण हुआ। गुलाम भारत में एक भी महिलाओं के ऊपर सामूहिक बलात्कार नहीं हुआ,
आजाद भारत में 1,52,217 महिलाओं के ऊपर सामूहिक बलात्कार हुआ। गुलाम भारत में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की, अंग्रेजों का राज था। मुझे एक उदाहरण बताओ, 1 लाख रुपए का चेक बख्शीश, एक उदाहरण लाओ सिर्फ। गुलाम भारत में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की, आजाद भारत में 7.25 लाख किसानों ने आत्महत्या की। गुलाम भारत में 11 करोड़ लोग गरीबी में थे, अंग्रेज चले गए। 11 के 10 करोड़ होनी चाहिए, 10 के 9 करोड़ होनी चाहिए, 9 के 8 करोड़ होनी चाहिए। आज आजाद भारत में 83 करोड़ लोग गरीबी में चले गए। दिन की इनकम 6 से 20 रुपया। अर्जुन सेन गुप्ता प्लानिंग कमीशन का हेड, उसने रिपोर्ट पब्लिश की। भारत में 83 करोड़ लोगों की दिन की इनकम 6 से 20 रुपया है। भारत में 45 लाख बच्चे भीख मांग रहे हैं। भारत में 18 करोड़ झोपड़पट्टी में निवास कर रहे हैं। भारत में 25% लोगों को ठीक से पानी पीने को नहीं मिल रहा है। भारत में 5000 बच्चे हर दिन मरते हैं, मेडिकल साइंस का रिपोर्ट है। भारत में 65% लोगों को संविधान की जानकारी नहीं। भारत में 75% पढ़े लिखे लोगों को देश कैसे चलता है इसकी जानकारी नहीं। भारत में 7,20,000 गांव है। एजुकेशन डिपार्टमेंट कहता है आज 2018 में 2.25 लाख गांव में स्कूल नहीं, 75,000 गांव में स्कूल पेड़ के नीचे भर्ती है, 50,000 गांव में एक ही टीचर, और वर्तमान में गवर्नमेंट की सरकारी स्कूलें 2.5 लाख बंद होने के कगार पर है। साथियों, 1990 में एलपीजी लाया। 26 जनवरी 1950 के पहले शिक्षा का अधिकार हमारे समाज को नहीं था। 50 में संविधान लागू हुआ। किसी ने तो भी पहली में एडमिशन ली होगी। 12 साल बाद 12वीं पास हुआ। 1951 में 12 प्लस कर दो। 1963 में हमारा कोई तो भी SC ST OBC का आदमी 12वीं पास हुआ। ग्रेजुएशन के 3 साल प्लस कर दो। 1966 में हमारा कोई तो भी आदमी ग्रेजुएट हुआ। यानी 70 के दशक में हमारे समाज के लोग आजाद भारत में पढ़कर बाहर आए। 70 के दशक में, 70 के दशक तक हमारे समाज में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग इंटरव्यू लेने के लिए रहते थे कलेक्टर। 70 के दशक के पहले जब हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तब लिखकर क्या भेजते थे? कैंडिडेट नॉट अवेलेबल फॉर दिस पोस्ट, कैंडिडेट नॉट अवेलेबल। आज हमारे समाज में करोड़ों बच्चे पढ़ लिख कर बाहर आए, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। आज वही मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग इंटरव्यू लेने के लिए रहते हैं। आज हमारे बच्चों को क्या कहते हैं? कैंडिडेट अवेलेबल बट दोज अवेलेबल आर नॉट सुटेबल। हो गया सत्य ना? पहले पढ़े लिखे लोग हमारे नहीं थे, कहते थे कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। अभी पढ़ लिख कर हमारे समाज के करोड़ों बच्चे बाहर आए, अभी कहते हैं कैंडिडेट अवेलेबल है लेकिन लायक नहीं है। 1990 में 70 के दशक में पहली पीढ़ी पढ़कर बाहर आई। आज भारत में जितने भी हमारे समाज के सीमेंट के घर दिखाई दे रहे हैं ना, ईंटों के, 70 के दशक के पहले हमारे समाज के ईंटों के घर नहीं थे। गारंटी के साथ कहता, अगर होगा तो कोई इक्का दुक्का होगा, पाटिल आदमी उसका अगर घर होगा। 80 के पहले हमारे समाज में ईंटों के घर नहीं थे। ये जितने भी घर बने हैं ना ईंटों के, सीमेंट के, ये 80 के बाद के हैं, क्योंकि पहली पीढ़ी 70 के दशक में पढ़कर बाहर आई। जैसे ही पहली पीढ़ी 70 के दशक में पढ़कर बाहर आई, मनुवादी लोगों ने दूसरी पीढ़ी को रोकने के लिए 1990 में एलपीजी लाया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इस वजह से क्या हुआ? आज आपको डॉक्टर बनना है 50 लाख रुपए, आज आपको एमडी करना है 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, जब प्राइवेटाइजेशन नहीं था तो मेरा एक दोस्त 11,000 में एमबीबीएस हुआ। जिस कॉलेज से 11,000 में एमबीबीएस हुआ, आज उसी कॉलेज की फीस है 50 लाख रुपए। आज यहाँ पे हमारे कर्मचारी लोग भी है, सभा के सुरक्षा के लिए हमारे पुलिस भाई भी है, और ये सारे SC ST OBC के होंगे। मैं उनको भी सवाल पूछता हूं, क्या 50 लाख रुपए 1 करोड़ 2 करोड़ लोग हम लोग दे सकते हैं? हमारी लायकी है अभी देने की? नहीं। आज पुलिस भी अपने बच्चों को डॉक्टर, वकील, इंजीनियर नहीं बना सकता, मामलेदार नहीं बना रहा है भाई। 1990 में 2005 में सेज लाया, जमीन खत्म हो रही है।
2009 में राइट टू एजुकेशन लाया। क्लास 1 से लेके 8वीं तक एग्जाम नहीं होगी, एग्जाम नहीं होगा, बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तो उसके अंदर मेरिट डेवलप नहीं होगा, मेरिट अगर डेवलप नहीं होगा तो आगे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन रखिए। 2010 में क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाया। हमारे समाज में डॉक्टर पैदा नहीं होगा और जो डॉक्टर है वो हॉस्पिटल डाल नहीं पाएगा। समाज में डॉक्टर पैदा नहीं होगा, क्यों? 50 लाख रुपए 1 करोड़ रेट चल रहा है। जो डॉक्टर होगा हॉस्पिटल नहीं डाल पाएगा, क्यों? कानून बनाया क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में 3,500 स्क्वायर फीट की जमीन होनी चाहिए, 250 स्क्वायर फीट की पार्किंग होनी चाहिए, वेल एक्सपर्ट नर्स होनी चाहिए, वेल एक्सपर्ट कंपाउंडर होना चाहिए, वेल एक्सपर्ट स्टाफ होना चाहिए। वो जिस क्षेत्र का स्पेशलाइजेशन होगा, अगर मान लीजिए अगर वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उदाहरण के लिए, तो उस क्षेत्र की सारी इंस्ट्रूमेंट उसके हॉस्पिटल में होनी चाहिए। जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है, मैंने एक डॉक्टर को पूछा इतना सारा करने के लिए कितना पैसा लगेगा? उस डॉक्टर ने कहा 1 करोड़ 2 करोड़ लगेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल बंद करना चाहते हैं और भारत में टाटा बिरला मफतलाल अंबानी के हॉस्पिटल आना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। अगर टाटा बिरला मफतलाल अंबानी के हॉस्पिटल अगर आएंगे तो उनको मैन पावर चाहिए। अगर हमारे लोग क्लिनिक डालकर बैठेंगे तो मैन पावर कहां से मिलेंगे? इसलिए क्लिनिक हमारे खत्म करने के लिए क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2012 में एफडीआई लाया, 2013 में भूमि अधिग्रहण का कानून, 2013 में कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण का ड्राफ्ट बनाया, 2014 में बीजेपी ने भूमि अधिग्रहण कानून लागू किया। 2015 में मोहन भागवत जी ने कहा, क्या कहा? आरक्षण समाप्त होना चाहिए और संविधान को बदलने की ताकत संविधान नहीं है। 2016 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून लाया और मुसलमानों के कस्टमरी लॉ में इंटरफेयर कर दिया। आज उन्होंने मुस्लिमों के पर्सनल लॉ में इंटरफेयर किया, कल हमारे भी कर सकते हैं। आदिवासी, ओबीसी, एससी के कस्टमरी लॉ के ऊपर संविधान में फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। अगर कस्टमरी लॉ खत्म हो जाए तो राइट्स खत्म हो जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स खत्म करने का मामला है। साथियों, 2017 में उन्होंने मुस्लिमों के कस्टमरी लॉ में इंटरफेयर किया और 2018 में उन्होंने 9 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर में संविधान जलाया। जिन लोगों ने संविधान जलाया उन्होंने देशद्रोह का काम किया। बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंटर में, बीजेपी गवर्नमेंट ने उनको फांसी की सजा देनी चाहिए थी, लेकिन उनको प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं। जिन्होंने संविधान जलाया उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। 56 इंच का सीना, झूठ बोल के जीना। संविधान जलाया गया, 56 इंच का सीना, चुप, कोई आवाज नहीं। काय का भाई तेरा 56 इंच का सीना? उन्होंने क्या कहा जानते हो? 56 इंच का सीना। वाराणसी, बनारस, काशी एक ही जगह का नाम है। वाराणसी, बनारस, काशी एक ही जगह का नाम। मैं यूपी में ही रहता हूं, लखनऊ सेंटर है मेरा, 75 जिले हैं। वाराणसी में जब चुनाव में गए तो क्या कहा जानते हो? गंगा मेरी माँ है। तो लोगों को लगा साला गंगा इसके माँ का नाम होगा। पिताजी का नाम तो दामोदर है, लोगों को जानकारी तो है ही, लेकिन लोगों को लगा गंगा इनके माँ का नाम होगा। अरे जब चुनकर आया तब कह रहा है बीजेपी मेरी माँ है, तो लोगों को डाउट आया साला कुछ तो भी गड़बड़। अरे मोहन भागवत जी से मिलने के लिए गया तब कहा आरएसएस मेरी माँ है, तो लोगों को लगा अरे इसकी अगर 3-3 माए हैं तो बाप कितने ये तो बता दो। 56 इंच का सीना, संविधान जला गया, चुप। साथियों, जब दलितों के ऊपर अत्याचार होता है तब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं दलितों को मत मारो, मारना है तो मुझे मारो। 15 लाख आ गए क्या अकाउंट में? 15 लाख आए अकाउंट में। उन्होंने 15 लाख डाले, आपने देखे नहीं। उन्होंने काला धन विदेश से लाया, आपको मिला नहीं। उन्होंने चाय बेची,
आपने पी नहीं, कहता है मैं चौकीदार हूं। क्या कहता है? मैं चौकीदार हूं। चौकीदार सो गया और विजय माल्या 9,000 करोड़ लेके भाग गया। अगर आपने आपके एरिया में और कॉलोनी में अगर आपने चौकीदार रखा और चौकीदार रहते हुए अगर आपके एरिया में चोरी हुई तो आप क्या करोगे? चौकीदार का क्या करोगे? क्या करोगे? अगर आप चौकीदार को बदलना चाहते हैं तो 2019 में ये चौकीदार बदलना चाहिए। ऐसा प्लान आप लोगों ने बनाना चाहिए। साथियों, जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है, ये बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है, इतनी गंभीर बातें हैं कि 2018 में हमारा एट्रोसिटी एक्ट प्रभाव शून्य कर दिया गया। अरे जिन मनुवादी लोगों ने आरक्षण का विरोध किया रास्ते पर आकर, जिन मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों ने एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में भारत बंद किया, जिन लोगों ने पटेलों को, पाटीदारों को आरक्षण मिलना नहीं चाहिए ऐसा स्टेटमेंट दिया, मैं उन SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को मैं बोलना चाहता हूं। क्या बोलना चाहता हूं? कि जिन्होंने भारत बंद किया एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में, आरक्षण के विरोध में, जिन्होंने भारत बंद किया, कम से कम कल से उनके दुकान से सामान खरीदना बंद कर दो। हमारी संख्या